Hello student, today's lecture is on radiation pattern in our antenna and microwave engineering course. This is our 16th lecture. Please like, subscribe and share my channel. आइए देखते हैं रेडिएशन पैटर्न क्या होता है। तो रेडिएशन पैटर्न को समझने के लिए हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। पहले हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात की थी कि कम्युनिकेशन सिस्टम एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की हेल्प से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से हमारे सिग्नल को भेजते हैं और देन रिसीव करते हैं। अब बात आती है रेडिएशन पैटर्न में। रेडिएशन क्या है? तो रेडिएशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक चार्जेस से। अब देखते हैं व्हेन दीज सोर्सेज आर टाइम वेरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट अवे फ्रॉम द सोर्स एंड रेडिएशन टेक्स प्लेस। अब हम कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर टाइम के साथ वेरी करेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रेड डॉट है अगर ये ऊपर नीचे मूव करेगा, वेरी करेगा तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, जिससे कारण हमारा रेडिएशन होगा। अब एक जनरल फॉर्म जो आप देखते हैं रेडिएशन का वो होता है आपका सन, जहाँ से आपकी लाइट रेडिएशन बाहर आती है, आपके अर्थ तक पहुँचती है और जो लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक फॉर्म है। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन एक प्रोसेस है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसमिट करने की एक प्रोसेस को रेडिएशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जब ट्रांसमिट होती है तो वो जो प्रोसेस है वो क्या है? आपकी रेडिएशन। रेडिएशन अगर हम स्पेस में भेजना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे? एंटीना का। तो अभी तक बात आ रही थी कि जब हमें ट्रांसमिट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? हमें एंटीना का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेडिएशन को इन स्पेस में भेजता है तो इसे हम रेडिएटर भी कहते हैं। जैसे आपने पिछले लेक्चर में आइसोट्रोपिक रेडिएटर की बात की थी जो कि हर डायरेक्शन में इक्वल रेडिएशन को भेजता है। तो हर डायरेक्शन में आइसोट्रोपिक रेडिएटर इक्वल रेडिएशंस को भेजता है और वही जो आप देख रहे हैं कि एंटीना जो है वो क्या करता है? आपके स्पेस में रेडिएशन को भेजता है। तो एक्चुअली हम फोकस करेंगे एंटीना पे कि एंटीना कैसे रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है और कैसे रेडिएशन को स्पेस में भेजता है। तो एंटीना एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करता है? रेडिएट करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पहले हम एंटीना जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो एंटीना जो है एक ट्रांसड्यूसर है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। अब बात आ रही है कि रेडिएशन का सोर्स कैसे है। हम एंटीना में क्या ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेडिएशन का रूप ले लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रूप ले लेते हैं। तो आपके मन में, सबके मन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एंटीना कैसे रेडिएशन के फॉर्म में स्पेस में भेज देता है। तो हम बहुत ही माइनर चीज़ों से, बहुत ही स्मॉल यूनिट से शुरू करते हैं, दैट इज़ चार्ज। जो कि पल्सेस ऑफ चार्ज अगर मूव करता है अलोंग अ कंडक्टर, तो आपके किसी भी कंडक्टर में अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेंगे तो हमारा चार्ज मूवमेंट होगा और चार्ज मूवमेंट होने के कारण हमारे करंट का मूवमेंट होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अब जब करंट टाइम के साथ वेरी करता है, व्हेन विथ टाइम वेरिंग करंट, अगर करंट टाइम के साथ वेरी करता है तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो विथ टाइम वेरिंग करंट और एक्सेलरेटेड और डीएक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर प्रोड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं कि हमें एक टाइम वेरिंग करंट प्रोड्यूस करना पड़ता है और एक्सेलरेटेड और डीएक्सेलरेटेड चार्ज की हेल्प से। तो हमें एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन क्या होते हैं, इन दो टर्म्स पे ध्यान दें। तो ये टर्म्स होते हैं जब हम अपने
चार्ज की गति बढ़ाते हैं और कम करते हैं तो हम उसे कहते हैं एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन। तो ये कैसे होता है? एक्सेलरेशन होता है सोर्स के कारण, द चार्ज आर एक्सेलरेटेड एट द सोर्स एंड। सोर्स जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज निकलती है, जहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपका सोर्स कहलाता है। तो वहाँ से आपको उसको क्या करने पड़ती है, गति जो है उसकी बढ़ती है, उसको हम गति देते हैं। और जब ये दूसरे एंड पे पहुंचता है जहाँ पे उसको डीएक्सेलरेशन यानी उसकी गति धीमी होती है एट द अदर एंड। तो ये क्यों होती है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अगर आपका यहाँ पे कोई भी मिसमैच होगा, बेंडिंग होगी आपकी वायर में, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा, जो भी आप वेव भेजेंगे वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो रिफ्लेक्शन होने के कारण क्या होता है, डीएक्सेलरेटेड होता है, जो चार्ज है उसकी गति धीमी हो जाती है। तो जो गति है वो करंट जो है आपका टाइम के साथ अगर वेरी करता है तो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। अदरवाइज़ अगर हम कहें कि ये जो है स्ट्रेट वायर अगर हम लें और करंट सीधे सीधे जा रहा है बिना बेंडिंग हुए, बिना रिफ्लेक्शन हुए, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हमारा जो करंट है वो सिर्फ यूनिफॉर्म करंट, एक जैसा करंट हमारा रेडिएशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ कि जो हमारा चार्ज है, अगर चार्ज मूवमेंट वेरी कर रहा है, हमारे टाइम वेरिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है और हमारी जो चार्ज का गति तेज़ और धीमी हो रही है, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। सिंगल वायर की बात करें कि सिंगल वायर में अगर हम करंट को प्रोड्यूस करते हैं तो करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चार्ज को मूवमेंट देना पड़ेगा। अगर इफ़ चार्ज इज स्टेशनरी का मतलब है स्थिर होना, अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है, सिंगल वायर में चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो उस वायर में कोई भी करंट नहीं होगा, करंट डेवलप नहीं होगा। और अगर करंट डेवलप नहीं हो पाता है, यानी अगर उस वायर में करंट नहीं मूव कर रहा है, तो कोई भी रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें करंट का होना ज़रूरी है, करंट डेवलप होना ज़रूरी है। और करंट डेवलप होने के लिए चार्ज का स्टेशनरी नहीं, मोशन में होना ज़रूरी है, मूविंग होना ज़रूरी है। तो दूसरे पॉइंट में हम कहते हैं कि अगर चार्ज मूविंग होता है, चार्ज अगर मूव होता है मगर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी, मतलब हमारा वायर बैंड नहीं है, स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो वहाँ पे कोई भी रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होगा। मीन्स कि अगर यूनिफॉर्म करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो कोई भी रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो रेडिएशन के लिए हमें क्या ज़रूरी है, पॉसिबल रेडिएशन के लिए हमें चाहिए कि वायर बैंड हो, कर्व्ड हो, बैंड हो, डिसकंटिन्यूअस हो, टर्मिनेटेड हो, ट्रंकेटेड हो। तो जो वायर है अगर बैंड होगा तो वहाँ रिफ्लेक्शन होगा। जैसे मैंने कहा एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हमें करंट को वेरी करना है, उसे बढ़ाना है, कम करना है, टाइम वेरिंग करंट प्रोड्यूस करना है, तो हमें कर्व्ड वायर या बैंड वायर होना ज़रूरी है। तो देखते हैं, वायर इज़ एनर्जाइज्ड यूजिंग अ सोर्स। अब हमने वायर को एक सोर्स के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड की, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर आर सेट टू मोशन। हमने एनर्जी प्रोवाइड की वायर में, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से क्या होता है, हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। अब द चार्ज आर एक्सेलरेटेड एट द सोर्स। हमारा चार्ज जो है सोर्स के से एक्सेलरेटेड होता है, गति लेता है सोर्स एंड से, वाइल दे आर डीएक्सेलरेटेड ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट द अदर एंड। अब ये बेंडिंग ऑफ लाइट्स या कर्व होने के कारण यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है और चार्ज जो है वो डीएक्सेलरेट हो जाता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट द अदर एंड, और चार्ज जो है उसकी गति जो है वो डीएक्सेलरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू दिस रेडिएशन फील्ड्स आर क्रिएटेड। अब इस एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन के कारण क्या होता है, हमारी रेडिएशन फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाती है। नॉट ओनली एट द टू एंड्स, मतलब इस सोर्स पे और एंड पॉइंट पे ही नहीं, पूरे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वायर पे हमारी रेडिएशन फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाती है।
तो फिर से देखें, हमने सोर्स में क्या किया, आपने एनर्जाइज किया सोर्स को, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, मोशन में आ गए, और हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कारण हमारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ गए, उन्हें एसेलरेशन एंड डी एसेलरेशन मिला फ्रॉम द सोर्स एंड, और जो आपके अदर एंड है, एंड पॉइंट से उसको रिफ्लेक्शन मिला। इसके कारण यहाँ पर क्या हो गए, रेडिएशन फील्ड जनरेट हो गई। इसके लिए हमें क्या, स्ट्रेट वायर नहीं चाहिए, फॉर द रिफ्लेक्शन पर्पस हमें चाहिए वायर में कुछ रिफ्लेक्शन होने के लिए हमें वायर कर्व चाहिए, या बैंड चाहिए, या डिसकंटिन्यूअस वायर चाहिए। अब सिंगल वायर में अगर हम रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट वायर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, अलग अलग वायर, जिससे हमारा एसेलरेशन या डी एसेलरेशन हो सके। तो वायर कर्व्ड हो सकता है, बैंड हो सकता है, ट्रंकेटेड हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो इन सारे तरीक़ों से हम रेडिएशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द वायर। अब हमने यहाँ पे एक टाइम वेरिंग करंट प्रोड्यूस कर दिया, और वायर के इस बिहेवियर से, उसके कर्व्ड होने के कारण यहाँ पे एसेलरेशन और डी एसेलरेशन ऑफ द चार्जेस होने के कारण यहाँ पे रेडिएशन फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो रेडिएशन का प्रिंसिपल क्या है, टाइम वेरिंग करंट। टाइम वेरिंग करंट से हमारा रेडिएशन प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम बात करें टू वायर एंटीना की। अब पिछले इस स्लाइड्स में हमने देखा कि सिंगल वायर की बात की थी हमने, सिंगल वायर में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कर रहे थे। बट अब हम बात करें टू वायर एंटीना की, तो यहाँ पे टू वायर एंटीना हमने लिया, टू वायर लाइंस ली, जिसको हम सोर्स से एनर्जाइज कर रहे हैं। हमने सोर्स इज अप्लाइड, हमने एक सोर्स दिया है उसको, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड्स डेवलप हो जाएगी बिटवीन द कंडक्टर्स। यहाँ देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स डेवलप हो जाएंगी। फिर चार्ज इज इन मोशन, यहाँ पे चार्ज मूव करने लगेगा। अब जानते हैं आप कि जब चार्ज मूव करने लगता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। तो करंट प्रोड्यूस होने लगेगा, करंट प्रोडक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट है कि हमने सोर्स दिया, हमारी लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स करती है फ्री इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस होने के लिए। तो जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, हमारा चार्ज मोशन में आने लगता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में और चार्ज के मोशन में आने के कारण हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस दिख रही हैं आपको, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड्स ट्रेवल करती हैं। और ये जो करंट कैरिंग वायर्स हैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इन द क्लोज लूप। तो यहाँ पे क्लोज लूप में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो आपकी सोर्स क्या है, इसका सोर्स है आपका चार्ज ऑफ मोशन ऑफ चार्ज से आप जब करंट प्रोड्यूस करते हैं तो आपका रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो टू वायर लाइंस में इस टाइप से आप क्या करते हैं, रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये टाइप्स ऑफ एंटीना है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंबाइनली प्रोड्यूस करता है इन द स्पेस, और हमें रेडिएशन मिलने लगता है। अब बात करते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन थिन वायर एंटीना। थिन वायर एंटीना में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, तो हम देखते हैं टू शॉर्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो कि लॉसलेस है, और वो दोनों एक दूसरे के पास एक बहुत शॉर्ट डिस्टेंस से दूरी पे हैं, दैट इज़ एस। और ये जो दो लाइंस हैं इनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, जैसे हमने इसको सोर्स प्रोवाइड किया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, चार्ज इज इन मोशन, चार्ज मूव करने लगेगा, तो टाइम वेरिंग करंट प्रोड्यूस हो जाता है। टाइम वेरिंग करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब लाइन जो है वो स्ट्रेट है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन और टू वायर ट्रांसमिशन लाइन, तो आप देख रहे हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो दोनों कंडक्टर्स हैं पैरेलली चल रहे हैं, तो उनमें जो भी सोर्स दिया जाएगा उससे जितना भी करंट निकला है, दैट इज़ हाफ ऑफ द करंट इज मूविंग इन दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर में आई नॉट बाई 2 मूव करेगा, और इस कंडक्टर में भी आई नॉट बाई 2 मूव करेगा। बट यहाँ पे जो है आपका करंट मूव कर रहा है, यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शन के कारण, जैसे आप
रिफ्लेक्शन के कारण वेव जनरेट करी, साइनसॉइडल वेव्स जनरेट करें। बट आप देखेंगे कि जब जैसे आपकी ये जो वेव्स हैं ये आपके ओपन एंड, जैसे ही आपने इसको ओपन एंड दिया है वैसे ही ये वेव्स जो हैं वो कैंसिल आउट नहीं होंगी। बट इस केस में जैसे आपने आपकी साइनसॉइडल वेव जनरेट होती हैं तो ये जो आपकी करंट है, यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रही है और दूसरे वायर्स में जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। जैसे ही इन दोनों की फील्ड है, जो भी करंट से प्रोड्यूस फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, तो यहाँ पर कोई भी रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होता। यहाँ पे कोई भी रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होता। रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए हम इन दोनों वायर्स को आखिरी से बैंड कर देंगे। तो जब हम इन दोनों वायर्स को बैंड कर देंगे साइड में सबसे लास्ट कॉर्नर पे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आप एक तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो वायर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण इन दोनों की फील्ड कैंसिल आउट नहीं होकर एक नेट रेडिएशन प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा था वो भी आपका नेट रिजल्ट शो करेगा, बिल्कुल पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपकी ये जो बेंडिंग ऑफ वायर्स हैं वो आपकी रेडिएशन को प्रोड्यूस करेंगे। तो एंटीना इस प्रकार से आपकी थिन वायर एंटीना आपका रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा इन दिस ओपन एंड। तो आप जैसे देख सकते हैं कि आपका जो दो वायर थे वो स्ट्रेट थे, आपने एक करंट प्रोड्यूस किया, बट ये जो दो वायर्स हैं वो साइनसॉइडल वेव, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आपकी इंसिडेंट वेव जाएगी और आपकी वेव रिफ्लेक्ट होगी, तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जब कंबाइन होते हैं तो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करते हैं। और वायर की जो स्टैंडिंग वेव है और वायर का जो फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, वो क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो टोटल नेट रेडिएशन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बट हमें तो चाहिए नेट रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर, हमें स्पेस में नेट रेडिएशन चाहिए, इसके लिए हमें उनके एंड्स को बैंड करना पड़ेगा। तो जब हम एंड को बैंड कर देते हैं इस प्रकार से, तो हमारा नेट रेडिएशन मिलता है इन द एयर, और ये ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। अब बात करते हैं रेडिएशन पैटर्न की। तो आपने अभी तक देख लिया कि सिंगल वायर में कैसे रेडिएशन होता है, टू वायर में कैसे रेडिएशन होता है। अब आती है बात रेडिएशन पैटर्न की। तो रेडिएशन पैटर्न क्या होता है, हमें इसे क्यों ही स्टडी करना पड़ता है। तो ये रेडिएशन पैटर्न एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ के फॉर्म में हम रेडिएशन को बताते हैं। रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन होता है, जो कि एंटीना से हम स्पेस में भेजते हैं, ठीक है। तो graphical representation of radiation of an antenna as a function of direction is given the name radiation pattern of the antenna। तो ये हमारा रेडिएशन पैटर्न है जो कि एक ग्राफ के फॉर्म में है, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एंटीना के रेडिएशन का। Radiation pattern of antenna is generally its most basic requirements because it determines the distribution of radiated energy in space। अब यहाँ मान लेते हैं हम लोग, सपोज कि जो हमारा एंटीना है वो सेंटर में एज अ पॉइंट सोर्स है और हमारा जो रेडिएशन है वो इस तरीके से डायरेक्शन में निकल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर अ प्रैक्टिकल एंटीना हर डायरेक्शन में सेम नहीं होता है। तो किसी डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, किसी डायरेक्शन में कम होगा। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये बताता है कि हमारा कितना रेडिएशन कैसे किस डायरेक्शन में शो हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए रेडिएशन पैटर्न को यूज़ किया जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएटेड एनर्जी, जो एनर्जी कितनी रेडिएटेड हो गई है स्पेस में, ये बताने के लिए हम रेडिएशन पैटर्न का यूज़ करते हैं। Graph which shows the variation in actual field strength of electromagnetic field at all points which are at equal distance from the antenna। तो ये आपका एंटीना है, इस पूरे इक्वल डिस्टेंस पे कहाँ कहाँ पे कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ये बताता है आपका ग्राफ, जिसे हम रेडिएशन पैटर्न। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ
मतलब उसमें उसका कितना कहाँ पे कितना परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, किस पॉइंट पे कितना स्ट्रेंथ है। जैसे आप मेन लोब में यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपका मैक्सिमम जो एनर्जी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये बताता है कि ये एक ग्राफ है जो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताता है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें भी आप रेडिएशन पैटर्न को शो किया है। तो ये आपका मेन लोब है और ये आपके साइड लोब्स हैं। ये भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बताता है। अब फील्ड स्ट्रेंथ क्या है जो हम रेडिएशन पैटर्न के द्वारा बताते हैं, उसका वर्ड है फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि हर डायरेक्शन में हम बताएंगे। फील्ड स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन के लिए आप देखें कि आप एक पॉजिटिव से नेगेटिव में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो जा रही है, ठीक है। तो जब द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के जो वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज एट द 2 पॉइंट्स ऑन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में 2 पॉइंट्स का वोल्टेज देखेंगे तो ये हम V से शो कर रहे हैं, और देन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और इसको डिवाइड करेंगे इससे इन दोनों पॉइंट्स की दूरी से, D से डिवाइड करेंगे। तो जब V/D यानी वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस आएगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब E निकल आएगी, जो कि हम रेडिएशन पैटर्न में शो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट ऑफ रेडिएशन पैटर्न क्या है? वोल्ट। V का यूनिट क्या है? वोल्ट, और M मीटर, मीटर का D का यूनिट यानी डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। तो वोल्ट पर मीटर हमारे रेडिएशन पैटर्न का भी यूनिट होता है, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का भी यूनिट होता है। अब देखते हैं किसी बिंदु पर निश्चित डायरेक्शन में एंटीना के द्वारा रेडिएट होने वाली एनर्जी को फील्ड स्ट्रेंथ के टर्म में मापा जाता है। तो जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं हर डायरेक्शन में कुछ अमाउंट में जा रही है एंटीना से बाहर, अब जो रेडिएशन बाहर जा रहा है वो एनर्जी, जो रेडिएटेड एनर्जी है वो किससे मापा जाएगा? फील्ड स्ट्रेंथ से, कि उस वहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ है। तो फील्ड स्ट्रेंथ हमने किससे शो की? ई से। अगर ई की वैल्यू हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी है ये पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि उस डायरेक्शन में रेडिएट होने वाली एनर्जी को भी हम बता सकते हैं। तो हम फोकस करेंगे फील्ड स्ट्रेंथ में कि हम इस डायरेक्शन में इतनी फील्ड स्ट्रेंथ है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस डायरेक्शन में कितनी एनर्जी रेडिएट हुई है। जबकि वह बिंदु एंटीना से किसी निश्चित दूरी पर है, तो एंटीना से पर्टिकुलर D डिस्टेंस पे या किसी भी डिस्टेंस पे, कितनी भी दूरी पे वो एंटीना से होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितनी फील्ड स्ट्रेंथ है। इसका रेडिएशन पैटर्न का यूनिट जैसे हमने देखा वो है वोल्टेज पर मीटर और मिली वोल्ट पर मीटर। तो इस फील्ड स्ट्रेंथ से हम बता सकते हैं कि हाउ मच ऑफ रेडिएटेड एनर्जी इन द स्पेस, कितनी हमारी एनर्जी रेडिएट होगी स्पेस में किसी निश्चित डायरेक्शन में। रेडिएशन पैटर्न एक ग्राफ है जो एंटीना के समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एक्चुअल फील्ड स्ट्रेंथ के वेरिएशन को प्रदर्शित करता है। तो ये एक ग्राफ है जो कि बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की कितनी फील्ड स्ट्रेंथ है, किस डायरेक्शन में कितनी फील्ड स्ट्रेंथ है, ये कौन बताता है? हमारा रेडिएशन पैटर्न। तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका यागी उडा एंटीना है और इसकी जो 3D रेडिएशन पैटर्न है वो इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में कितनी फील्ड है स्ट्रेंथ है, इस डायरेक्शन में कितनी फील्ड स्ट्रेंथ है। और इसके ये 2 सब ग्राफ्स होते हैं, एक एजीम्यूथ प्लेन में, एक एलिवेशन प्लेन में, जो इसी 3D रेडिएशन पैटर्न के ही 2 पार्ट हैं। इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारी कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी है और कितना एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो वेरी कर रहा है हमारे एंटीना से, मतलब कितना एंटीना से हमारा सिग्नल रेडिएट हो रहा है। तो रेडिएशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रेडिएशन पैटर्न कहते हैं।
रेडिएशन पैटर्न इज कॉल्ड एज अ फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे हर डायरेक्शन में हम फील्ड की स्ट्रेंथ को बता रहे हैं, इसलिए रेडिएशन पैटर्न को हम फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न भी कहते हैं। ये 3D पैटर्न होता है, इसलिए हमें इसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में शो करना पड़ता है, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम 3r थीटा फाई 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके हम इसे समझाते हैं कि किस दिशा में कितनी फील्ड होती है या किस दिशा में कितनी फील्ड होगी। तो फील्ड की स्ट्रेंथ बता सकते हैं हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपका एक पर्टिकुलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जहाँ पे हम एज अ पॉइंट सोर्स यहाँ बीच में एंटीना को प्लेस करते हैं और हम यहाँ से एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, एनर्जी हमारी रेडिएशंस बाहर जा रही हैं और सरफेस पे किसी एक पॉइंट पर लेकर हम वहाँ पे कंपोनेंट देखेंगे तो हमारा जो रेडिएशन बाहर जा रहा है वो जा रहा है रेडियस की दिशा में। तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ई थीटा की दिशा में और एक ई फाई की दिशा में। तो ई थीटा और ई फाई कंपोनेंट की हेल्प से हम इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता सकते हैं। और ई थीटा ई फाई क्या है? तो ई थीटा आपका एलिवेशन एंगल है, जो कि इस पॉइंट से किसी भी पर्टिकुलर बिंदु पे एक एंगल बना लें तो ये वर्टिकल एंगल होगा, एलिवेशन एंगल। और आपका एक एजीम्यूथ एंगल होता है, फाई एंगल, एजीम्यूथ, जो कि आपका एक हॉरिजॉन्टल एंगल होगा। इस टाइप से एक जो हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो एंगल होगा वो होगा आपका फाई एंगल। तो ऐसे इस टाइप से भी हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे भी हमने 3 कंपोनेंट लिए हैं। तो हमारा जो बेसिक 2 कंपोनेंट होंगे ई थीटा एंड ई फाई, उससे ही हम निकालेंगे इस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल फील्ड स्ट्रेंथ। माना कि एंटीना को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर पर स्थित किया गया है। हम एंटीना को कहाँ पे स्थित करेंगे? सेंटर पे स्थित करेंगे। तब रेडियस r की स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई किया जाता है। तो रेडियस r मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r को इस पॉइंट पर हमें क्या करना पड़ेगा? फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। रेडिएशन पैटर्न क्या होता है? हमने देखा कि एक्चुअली वो हर पॉइंट पे हमारे हर पॉइंट पे अलग अलग एनर्जी रेडिएट हो रही है। तो हर पॉइंट पे हर दिशा में रेडिएटेड एनर्जी को निकालने के लिए हमको उसकी फील्ड स्ट्रेंथ का पता करना पड़ेगा। तो फील्ड स्ट्रेंथ पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियस की दिशा में हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट होंगे, ई थीटा एंड ई फाई। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें ई स्क्वायर थीटा प्लस ई फाई स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट करना होगा। देन हम पता कर पाएंगे कि इस पॉइंट पर कितनी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। देख सकते हैं आप, हमने इस एज अ पॉइंट सोर्स यहाँ पर एंटीना को रखा है और ये हमारा मेन लोब यहाँ पे रेडिएट हो रहा है। यहाँ पे हमारे कम रेडिएशंस हो रहे हैं, यहाँ पे बैक लोब्स है, साइड लोब्स हैं, मेन लोब्स हैं। और यहाँ पे आपका आर डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर बिंदु पर, एक पॉइंट पे हमने देखा कि यहाँ पर कितनी फील्ड स्ट्रेंथ है। ये देखने के लिए हमने 2 कंपोनेंट को देखे, एक ई थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और ई फाई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों कंपोनेंट का यूज़ करके हम यहाँ इस बिंदु का फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे। अब ये आपका प्लेन है, तो देखिए ये आपका एजीम्यूथ प्लेन कहलाता है, ये आपका एलिवेशन प्लेन कहलाता है। तो हम एजीम्यूथ प्लेन में भी हम अपने रेडिएशन पैटर्न को देखते हैं और आपके एलिवेशन प्लेन में भी हम रेडिएशन पैटर्न को देखते हैं। रेडिएशन पैटर्न लोब्स, जैसे आप शुरू से ये डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पे लोब्स दिखा रहे हैं आपको। तो ये लोब्स क्या आते हैं? यहाँ पे बहुत सारे रेडिएशंस को पैटर्न को हमने लोब्स में, अलग अलग लोब्स में डिफाइन किया है। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ रेडिएशन पैटर्न आर रिफर्ड टू एज लोब्स विच मे बी सब क्लासिफाइड इनटू मेजर और मेन, माइनर और साइड और बैक लोब्स। तो यहाँ पे मेन लोब्स हैं, साइड लोब्स हैं, बैक लोब्स हैं। तो मेजर लोब इज़ अ रेडिएशन लोब कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेडिएशन होगा उसे हम मेजर लोब कहेंगे। माइनर लोब क्या है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर रेडिएशन होगा उसके अलावा जितने भी लोब्स होंगे वो आपके माइनर लोब्स कहलाएंगे।
अब आपका जो साइड लोब है, साइड लोब क्या कहलाएगा, जो आपका मेन लोब है उसको छोड़कर। मेन साइड लोब इज़ अ रेडिएशन लोब इन एनी डायरेक्शन अदर देन द इंटेंडेड लोब। मतलब हमें जिस दिशा में रेडिएशन को भेजना है उसके अलावा कोई भी दिशा में जहाँ पे भी रेडिएशन गया है वो आपका साइड लोब कहलाता है। मतलब जिस दिशा में हमें भेजना है उसके अलावा किसी भी दिशा का रेडिएशन हमारा साइड लोब कहलाएगा। ये आपका देखें तो आप इस दिशा में सिग्नल को भेजना चाहते हैं तो ये आपका मेन लोब कहलाता है। इसके अलावा जितने भी लोब्स हैं, जो दूसरी दिशा के लोब्स हैं, वो आपके साइड लोब्स कहलाएंगे। और 180 डिग्री पे जो लोब होगा वो बैक में, उसे हम बैक लोब कहेंगे। तो बैक लोब इज़ अ रेडिएशन लोब हुज एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द बीम ऑफ एंटीना। तो 180 डिग्री जो आपका एंटीना का डायरेक्शन इस साइड है, इस साइड आपको रेडिएशन को भेजना है, तो 180 डिग्री पे जो लोब आएगा वो आपका बैक लोब कहलाएगा। तो अब हमने बात कर ली रेडिएशन पैटर्न की, रेडिएशंस की, हमने 3D पैटर्न देख लिया, 3D रेडिएशन पैटर्न देख लिए, ये 3D रेडिएशन पैटर्न देख लिए। और आपने यहाँ पे यागी उडा एंटीना का रेडिएशन पैटर्न देख लिया, ये 3D रेडिएशन पैटर्न है। और ये उसका एजीम्यूथ प्लेन का पैटर्न है, ये उसका एलिवेशन प्लेन का पैटर्न है। तो इस टाइप से रेडिएशन पैटर्न होते हैं जो कि किसी भी दिशा में रेडिएट हुई एनर्जी की फील्ड स्ट्रेंथ को बताते हैं कि कितनी एनर्जी वहाँ पे रेडिएट हुई, वो हम उसकी फील्ड स्ट्रेंथ से बताते हैं। देखें अब यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था आइसोट्रोपिक रेडिएटर के बारे में। तो आइसोट्रोपिक रेडिएटर आपकी एक लॉसलेस एंटीना होता है, हाइपोथेटिकल होता है, क्योंकि ये हर दिशा में यूनिफॉर्म और इक्वल रेडिएशन को फ्लो करता है। तो सब दिशा में एक जैसा रेडिएशन भेजेगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, इसलिए ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिन किया गया है, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल पॉसिबल क्या है? प्रैक्टिकल एंटीना के लिए हम लोग डायरेक्शनल एंटीना देखते हैं, हैविंग द प्रॉपर्टी of radiating or receiving electromagnetic waves more effectively in some direction than in other। तो some direction यानी किसी दिशा में ये जो डायरेक्शनल एंटीना है वो रेडिएट करेगा एनर्जी को। तो मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर दिशा में ये रेडिएट करेगा एनर्जी को, बाकी दिशाओं में उतनी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जैसे आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल एंटीना मैक्सिमम रेडिएशन को शो कर रहा है, और यहाँ पर आप चाहेंगे कि इस दिशा में आपको अगर सिग्नल को भेजना है तो आप इस टाइप से डायरेक्शनल एंटीना का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आता है ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। तो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना जैसे आपकी दिवाली में चक्री यूज़ करते हैं, तो चक्री जो घूमती है वो आपकी कैसे घूमती है? सभी दिशाओं में घूमती है, बट सरफेस से कनेक्ट होकर घूमती है हर दिशा में। तो इस प्रकार से ये एंटीना भी सभी दिशाओं में रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है, भेजता है, बट इन एजीम्यूथ प्लेन, एलिवेशन प्लेन में इसका एंगल जो है वो बहुत कम होता है। ऊपर की साइड इसका जो भी परसेंटेज ऑफ रेडिएशन है वो बहुत ही कम होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा एलिवेशन यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही सिग्नल को भेजता है। तो ओमनी डायरेक्शन एंटीना इज डिफाइंड एज वन हैविंग एसेंशियल नॉन डायरेक्शनल पैटर्न, यानी इसका कोई दिशा पर्टिकुलर दिशा नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल पैटर्न है in a given plane and a directional pattern in any orthogonal plane. It radiates equal radio power in all direction perpendicular to an axis azimuth direction declining to 0 and the axis। तो ये जो है आपकी हर दिशा में एजीम्यूथ प्लेन में क्या करेगा? इक्वल पावर को रेडिएट करेगा। तो ये होता है आपका ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। अब हमारे एंटीना का पोर्शन में आज हमने रेडिएशन पैटर्न देखा, डायरेक्शनल एंड हमने ओमनी डायरेक्शनल एंटीना देखा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।